हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू अपना करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर को। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नॉन फ्रूट क्रॉप्स। ओके, नॉन फ्रूट क्रॉप्स के नाम से समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे क्रॉप्स जिनको एज अ फूड हम यूज़ नहीं करते हैं। तो कौन कौन से क्रॉप्स हमको इसके अंदर स्टडी करने हैं? रबर, फाइबर, कॉटन, जूट। ठीक है, तो रबर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। रबर बेसिकली एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब कि ऐसा क्रॉप जो इक्वेटर के नियर ग्रो किया जाता है। और अगर इक्वेटर के पास हमें मतलब इतना पास नहीं, इक्वेटर के पास जहाँ पर हमारी लैंड मास एरिया है वहाँ पर हम इसको ग्रो करते हैं। अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर इक्वेटोरियल नियर रीजन है ना। तो हाई टेम्परेचर भी है वहाँ पर अवेलेबल और हाई रेनफॉल भी है। तो इस टाइप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ये ऑब्वियस है। अगर हमने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर भी हाई होगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी रिक्वायर्ड हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो केरला तमिलनाडु वाला पोर्शन है, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय सी। एज वेल एज वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, तो सेम इसकी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर एंड रेनफॉल की भी। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम रबर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ टायर्स हो, ठीक है, किसी मशीनरी में हमें बॉल बियरिंग्स के पास में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रबर यूज़ करते हैं हम। ये अपने जो स्टेशनरी सामान आते हैं उसमें रबर यूज़ करना, तो रबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। अब रीजन देखो, ये रीजन इसका सदर्न पार्ट ही होगा हमारी कंट्री का या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट। तो मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। सो दिस ऑल अबाउट रबर। नेक्स्ट आपका आता है फाइबर। तो फाइबर बेसिकली जिससे हम डिफरेंट क्लॉथ्स या डिफरेंट बैग्स, जूट्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो फाइबर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर्स। ओके, तो कॉटन तो आपको पता है क्या होता है, जूट भी पता है, हेम्प अब ये नहीं पता आपको, है ना। तो हेम्प इज़ बेसिकली एक प्लांट होता है, कैनाबीस, है ना। कैनाबीस प्लांट है, तो उसके जो स्टेम से हम फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम हेम्प कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स कि ये कैनाबिस प्लांट है, उसकी स्टेम को जब हम स्टीयर करते हैं उसके बीच में जो हम फाइबरस प्रोडक्ट निकालते हैं उसको हम हेम्प कहते हैं और उसको यूज़ करके हम बहुत सारे बैग या फिर पर्सेस या फिर ये चटाई वगैरह बनाते हैं उससे। तो कॉटन, जूट, हेम्प आर ग्रोन इन द सॉइल। ये तो हमें पता है कि कॉटन या जूट या हेम्प तो सॉइल में इनको ग्रोन किया जाता है, पर जो नेचुरल सिल्क है इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या इनका प्रोसीजर होता है पूरा? जो सिल्क वॉर्म्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, वॉर्म्स होते हैं। तो इनको क्या करा जाता है? सबसे पहले इनको ना एक लीव्स कंटिन्यूसली फीड करवाई जाती है, मलबेरी लीव्स, मतलब कि मलबेरी लीव्स इनको लगातार ये खाते रहते हैं सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जब ये काफ़ी ज़्यादा 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ अटेन कर लेते हैं, उसके बाद ये अपने जो स्लाइवरी ग्लैंड से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो जिससे ये अपने आसपास उसको पूरा एक ना कोकून की फॉर्मेशन कर देते हैं। उन कोकून को फिर हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, जिससे उनको वो या गर्म पानी में डालकर और फिर सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करती है। सो इसी पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी आपको बहुत सारी वीडियोस नेट पे भी मिल जाएंगी कि कैसे सिल्क वॉर्म से आपको सिल्क थ्रेड मिलती है। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी लगेगी आपको कि कैसे हम कीड़े के सलाइवा के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से या फिर उसके कैसे कोकून के फॉर्मेशन से हम एक थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको पता है सिल्क के हम जो यूज़ करते ऑब्टेन करते हैं उससे सिल्क साड़ीज़ की प्रोडक्शन भी होती है, बहुत सारे सिल्क के क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। कॉटन, इट इज़ अ खारीफ क्रॉप। यस, खारीफ क्रॉप है तो मतलब कि वो रेनी सीजन में हम इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कॉटन को ग्रो करने के लिए हम ब्लैक सॉइल यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर ये बेस्ट कल्टिवेट करता है। रिक्वायर्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, हाई रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ये एक इसकी रिक्वायरमेंट है कि 210 इसको बिल्कुल फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, इसको किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ एंड कल्टिवेशन। Cotton grows well in black cotton soil of the Deccan Plateau, as we all know this thing.
अब कौन कौन से एरिया से कॉटन ग्रो करता है? सो द अदर स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। तो आप देखो इसमें मेजर जो पोर्शन है पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू का है, जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल है, बिकॉज वहाँ पर क्या है आपका बसाल्ट रीजन अवेलेबल है। बसाल्ट पता है ना क्या होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शन बाहर जाके कूल डाउन होती है तो बसाल्ट के फॉर्म करती है, ठीक है, और फिर बसाल्ट से बाद मेटामॉर्फ में वो ब्लैक कॉटन सॉइल बनाती है। अब जूट, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, है ना। इट ग्रोज वेल ऑन ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स, हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर फर्टाइल सॉइल में ही ग्रोन करती है, जहाँ पर लगातार ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल हो, नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, रियान, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। ओके, तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जूट। आपने बहुत सारे देखा होगा जूट बैग्स, ठीक है, या फिर जूट रोप्स, कारपेट्स। अब मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं रबर। इस तरह से देखो हम ट्री से रबर प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द डायग्राम। ये आपका, हाँ, जो मैं लाइफ साइकिल आपको बता रही थी, दिस इज सिल्क फॉर्म। और जो लीव्स है ना, दीज आर मलबेरी लीव्स। और देखो आपकी जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे, ये सेरिकल्चर, एक जो ये ह्यूमन है बीइंग है, कैसे सेरिकल्चर प्रोड्यूस करवा रहा है बहुत सारे वॉर्म से, और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेंथ में, सेंटीमीटर वाइज। ये मलबेरी लीव्स खा रही है बहुत सारी लगातार, ठीक है। और फिर देखो फर्स्ट पिक्चर में आप देखो कोकून फॉर्मेशन भी है, और जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। दिस इज़ कॉटन। ये देखो कॉटन बर्ड्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो रिफॉर्म्स का मतलब होता है टू चेंज। हमें टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में अप्लाई करना है। क्यों? इसका रीज़न देखो। पहले आप देखो कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडियन फार्मर्स फेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बाय सक्सेसिव इनहेरिटेंस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें पता है हमारी कंट्री में जैसे एक फादर के पास उसकी लैंड है, फॉर एग्जांपल 4 बीघा ज़मीन है, ठीक है, तो उसके जो 2 बच्चे होंगे उसमें वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, बंटवारा होता है। तो अब ये फ्रेगमेंटेशन ही हो गया ना, कि जो एक बड़ी लैंड थी वो उनके बच्चों में डिवाइड होगी, फिर उनके फर्दर बच्चे होंगे तो उसमें फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आमदनी बढ़ नहीं रही, आमदनी जो उसकी इनकम है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, जैसे जैसे उनके आगे इनहेरिटेंस के पास ये लैंड जा रही है, जैसे जैसे उनके सक्सेसिव के पास ये लैंड जा रही है, ठीक है। सेकंड, प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। हमारे जो मेथड्स ऑफ फार्मिंग से दे आर नॉट मॉडर्नाइजिंग, हम उनको मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने मेथड यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। डिपेंडेंस ऑफ मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अभी तक बहुत सारी जगह में हमारी कंट्री में हम टोटली मानसून पे डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। कोई ऐसा मतलब कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और नेचुरल फर्टिलिटी या फिर मानसून, इन दोनों चीज़ों पे हम डिपेंड होते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। एक्सप्लॉयटेशन बाय लोकल मनी लैंडर्स एंड मिडलमैन। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे के साथ ऐसा होता है कि जो लोकल मनी लैंडर्स होते हैं या फिर जो मिडल मैन होते हैं उनके थ्रू वो एक्सप्लॉयट किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से फार्मर काफ़ी स्ट्रेस एंड टेंशन में आ जाते हैं कि उनको पैसे देने हैं, या फिर जिनकी ज़मीन में हम काम कर रहे हैं वो हमें कितना प्रोवाइड करेंगे, या फिर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनसे हमने कर्ज़ लिया है उनको हमें पैसे वापस करने हैं। तो इनका काफ़ी फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ता है। लैक ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़। बेसिकली हमारी कंट्री में लॉज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंश्योरेंस के लिए, फार्मर्स के लिए, बट उनको पता ही नहीं, दे डोंट हैव नॉलेज। तो उनके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है अगेंस्ट अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आप फेस करते हैं वो। फॉर एग्जांपल उनका प्रोडक्शन अच्छा, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी हो गई है, बट एकदम से फ्लड आ गया, फ्लड कंडीशन हो गई, तो उनका पूरा जो क्रॉप कल्टीवेट किया है उन्होंने सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो वो भी इस टेंशन की वजह से बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो फार्मर फेस करते हैं। अब हमारी जो कंट्री है उसमें आप मान के चलो 60% ऑफ आवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो वी कैन से इंडिया इज़ एन एग्रो बेस्ड कंट्री। अब
हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 100 में से अगर हम 60% भी माने, एज्यूम करो कि 100 में से 60% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बट इनकम 60% की अगर हम जीडीपी देखते हैं तो बहुत कम है। तो ये बहुत ही एक टेंशन वाला इशू है कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है पर उनसे आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है। सो ये जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि उनका आउटपुट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमें क्यों टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है इन रिगार्ड टू एग्रीकल्चर। The technological and institutional changes initiated in India to improve the condition of farmers। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स इसलिए लगाए गए ताकि हमारे जो इंडियन फार्मर्स की कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको हम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, उनका स्टेटस इंक्रीज़ कर सकें, उनका स्टेटस एडवांस कर सकें, उनको मॉडर्न टेक्निक्स, उनको इंश्योरेंस के डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चल सके, उनकी डिपेंडेंस सिर्फ मानसून या फिर नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। द लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम टू। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब क्या है ये? देखो, गवर्नमेंट चेंज होती है तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, तो उनके भी कुछ प्लान बन के आते हैं 5 ईयर प्लान। तो उनके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं? कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कि जब बहुत सारी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है ना, तो उनको कलेक्ट कर लो। एक छोटी छोटी लैंड सरफेस पे कल्टीवेट करने से अच्छा है कि उसको पूरा एक सिंगल लैंड के ऊपर हम कल्टीवेशन करें, प्लांटेशन करें एक पर्टिकुलर क्रॉप की, जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इंडिविजुअल फार्मर को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ठीक है, ये कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि फार्मर्स की लैंड को कलेक्ट करना, और कंसोलिडेशन मतलब कि उनको पूरा एक करके एक ही तरह की वहाँ पर फार्मिंग करना। कॉपरेट करें फार्मर्स एक दूसरे को, और दूसरे जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, ज़मींदारी सिस्टम बिल्कुल अबॉलिश हो जाए। These were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। ये इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह के कुछ एम्स बनाए गए थे ताकि हमारे फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना हो। ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे फार्मर्स के लिए, जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे और वो फाइनली सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, कलेक्टिवाइजेशन मीन्स लैंड को कलेक्ट करना, डिफरेंट जो स्मॉल लैंड है और उनको एक प्रॉपर लैंड में होल्डिंग्स में कन्वर्ट करके उसमें कल्टीवेशन करना। कॉपरेट करना आपस में, डिफरेंट सोसाइटी कॉपरेशन, बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें कॉपरेट करना। एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ये कुछ हमारी रिफॉर्म्स से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए गए थे हमारी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। Second, the consolidation of land holdings involved combining adjacent small fields into single large farms and encouraging individual landowners to do cooperative farming। ये चीज़ मैंने आपको भी समझाई कि consolidation of land holding मतलब क्या होता है कि combining small fields into single large land। ओके, और हम उनको इंकरेज कर रहे हैं अपने फार्मर्स को कि आप लोग एक कॉपरेट करके इसी लैंड पे एक जैसी कल्टीवेशन करें ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका आता है बट लैंड फॉर्म्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन 1960 एंड 1970 वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ऐसे कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का एक इनिशिएटिव लिया गया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिगार्ड में, ये इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसलिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया 1960 1970। इससे पहले कौन सा था आपका? लैंड रिफॉर्म्स। ओके, अब इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर क्या था? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। देखो जहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन नाम आता है तो मतलब कि इट डील्स डायरेक्टली विद द सीड एंड फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर्स, कि हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो क्रॉप्स की, हमारे आउटपुट ज़्यादा निकले। डेवलपिंग लार्ज स्केल इरीगेशन फैसिलिटी टू अलाउ देम टू ग्रो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। हम अच्छी से अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें फार्मर्स को और ऐसे इंकरेज करें कि एक साल में कम से कम 2 बार क्रॉप्स की प्रोडक्शन करें डिफरेंट टाइम पे। कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज़ को और भी ज़्यादा हम स्प्रेड कर सकें। ठीक है, जितना फार्मिंग एरिया स्प्रेड होगा उतना ही ज़्यादा उनकी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब वाइट रेवोल्यूशन का क्या था मेन एम? आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, एंड एम्स द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड।
बेसिकली इनका मेन एम था कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेयरी ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन डायरेक्टली डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड वाइट रेवोल्यूशन डायरेक्टली डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, तो ये आपके इसमें हमने पढ़े सबसे पहले कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स विच आर फेस्ड बाय देम इन इंडिया। फिर हमने देखा कि क्योंकि हमारी कंट्री एक ग्लोबलिस्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ज़रूरी है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपका आया लैंड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, आपस में कॉपरेशन, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ठीक है। बट ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आया 1960 एंड 1970 में, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। अब कुछ और भी स्टेप्स लिए गए ताकि फार्मर्स की कंडीशन सही हो सके इंडिया के अंदर। ओके, बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। जो हमने अभी रिसेंटली जो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, वो कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज़ में रहे, आगे इतना वो स्प्रेड नहीं हो सका ये रिफॉर्म। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1980s एंड 1990s। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है देखो, ये भी कुछ रिफॉर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ईजी है। इंश्योरेंस कवर टू फार्मर्स अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप्स, कि अगर उनके क्रॉप्स को डैमेज होता है तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सेटिंग अप ऑफ रूरल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू प्रोवाइड देम लोन्स ऑन ईजी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो फार्मर्स के लिए स्पेशली रूरल बैंक्स ऑर्गेनाइज़ किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ की गई, ताकि वो वहाँ से बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स में लोन प्रोवाइड कर सके अपने लिए। The government has also started broadcasting radio and television programs to educate farmers about new techniques of agriculture and give them prior warning about weather condition. गवर्नमेंट ने ये भी स्टार्ट किया कि फार्मर्स के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, ताकि उनको नए टेक्निक्स के बारे में पता चले एग्रीकल्चर के अंदर, और उनको पहले से वार्निंग मिल जाए कि वेदर कंडीशन कैसी रहेंगी, कैसी नहीं रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने कल्टीवेशन करें, अपने उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करें, ठीक है। टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय मिडलमैन, द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ ऑल द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। MSP बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्रॉप की रेट क्या है मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑर्गेनाइज़ किया कि आपको ये पर्टिकुलर क्रॉप, जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में, ये इतने रेट में आप इसको बेच सकते हो, इतने रेट में आप इसको ले सकते हो, ताकि जो मिडल मैन है वो क्या करते हैं, डबल रेट में या फिर उनको जो फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं उनको कम रेट में ख़रीद लेते हैं। तो उससे क्या फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, और गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट से उनको पता चल जाता है कि क्या मार्केट में प्राइजेज़ हैं, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है फार्मर्स को, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान रखे तो। द गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च्ड पर्सनल बेनिफिट स्कीम्स फॉर फार्मर्स। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए पर्सनल बेनिफिट स्कीम्स भी ऑर्गेनाइज करी। फॉर एग्जांपल किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक स्कीम है फार्मर्स के लिए, जिसके अंदर उस कार्ड में उनके अमाउंट प्रीफिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 उनके उस कार्ड के अंदर अमाउंट है, और उस 50,000 रुपीज़ से वो अपने लिए सीड खरीद सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए उनको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो उन्होंने अपना एक, उनको स्टार्टिंग अमाउंट तो मिल गया कम से कम। अब उससे वो क्या अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे, कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे क्रॉप्स की, और फिर जब उनके वो क्रॉप्स ग्रो कर लेंगे, हार्वेस्ट हो जाएंगे, और फिर हार्वेस्ट के बाद जब उनको बेच देंगे और उनको उनसे पैसा आएगा, तो वापस किसान क्रेडिट कार्ड जहाँ से उन्होंने ऑब्टेन किए पैसे, वहाँ पर उनको वापस कर देंगे। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल गया फार्मर्स को, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS। कोई भी अगर किसान को प्रॉब्लम आती है, उनका कोई एक्सीडेंटल केस होता है, ठीक है, तो इसलिए भी उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे स्कीम्स थे फॉर फार्मर्स, KCC एंड PAIS। और एक और चीज़, जो ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ये उन्हीं फार्मर्स को दी जाती थी जिनके पास ऑलरेडी KCC कार्ड प्रेजेंट होते थे। मीन्स जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे, उन्हीं को PAIS प्रोवाइड किया जाता था। Under the Land Ceiling Act by the government,
नो इंडिविजुअल और फैमिली कुड ओन मोर देन अ सर्टेन क्वांटम ऑफ लैंड। तो ये जो आपके एक इनहेरिटेंस, सक्सेसिव इनहेरिटेंस का जो लॉ था ना कि एक बच्चे के बाद दो बच्चों में फार्मर की लैंड डिवाइड होगी, फिर उनके फर्दर डिवाइजन होती जाएगी, जिसके बाद क्या लैंड होल्डिंग क्या है बहुत कम होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक लैंड सीलिंग एक्ट बना लिया कि पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ लैंड के बाद ये फर्दर लैंड डिवाइड नहीं होगी। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला कि फार्मर्स को, उनकी वो लैंड डिवाइड नहीं होगी तो उनको इनकम सही रहेगी, फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली फार्मर्स को दूसरी लैंड खरीदनी पड़ेगी अगर उनको इक्वलिटी करनी है अपने बच्चों के बीच में। ठीक है, सो दीज वर द स्टेप्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन 1980s एंड 1990s। तो इससे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, बहुत ईजी टॉपिक है ये। पहले हमने पढ़ा कौन कौन सी प्रॉब्लम फार्मर्स फेस करते हैं, देन सेकेंड लैंड रिफॉर्म्स, पर वो सही से अप्लाई नहीं किए गए थे। फिर 1980s, 1960s, 1970s में हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन। फिर 1980s और 1990s में हमने कुछ एडिशनल रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया। तो ये KCC है ना। अब आपका नेक्स्ट आता है भूदान एंड ग्रामदान। देखो भूदान मतलब कि भूमि को तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भूदान ग्रामदान। देखो नाम से लग रहा है कि भू मतलब कि भूमि दान, ग्रामदान मीन्स विलेज दान करना, डोनेट करना। तो अब इसके बाद इस टॉपिक में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय भूदान और ग्रामदान। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। विनोबा भावे, ही वॉज अ स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी। स्पिरिचुअल हायर मीन्स बेसिकली वो महात्मा गांधी के थॉट्स से, जो स्पिरिचुअल थॉट्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि मैं उनके थॉट्स को और भी ज़्यादा आगे स्प्रेड करूँगा थ्रू आउट द कंट्री। सो इन अ शॉर्ट वी कैन से ही वॉज अ स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी। ये पॉइंट क्लियर। अब सेकंड देखो क्या है, ही एम टू स्प्रेड आइडियाज़ ऑफ ग्राम स्वराज्य थ्रू पद यात्रा। उनका एम था कि वो ग्राम स्वराज्य का जो आइडिया है वो पूरे देश में स्प्रेड करे, वो भी कैसे, थ्रू पद यात्रा। अब ये ग्राम स्वराज्य क्या था। देखो महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि जो हमारी कंट्री है उनको विलेज लेवल में अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सारे विलेजेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अपने आप ही कंट्री एक डेवलप कंट्री बन जाएगी। ठीक है, उनका ये था कि अगर छोटी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो अपने आप ही पूरी कंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो विलेजेस है वो पूरी कंट्री को रूल करें। तो ये आइडिया उनको काफ़ी पसंद आया विनोबा भावे को। वैसे भी वो उनके हर थॉट से, हर स्पिरिचुअल थॉट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने ये एक अपना एम बनाया कि मैं इस ग्राम स्वराज्य के आइडिया को पूरे कंट्री में स्प्रेड करूँगा, वो भी पद यात्रा के थ्रू। उन्होंने क्या किया, एक इंसिडेंट हुआ उनके सामने इन पोचमपाली आंध्र प्रदेश। वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जब ये अपना आइडिया बता रहे थे लोगों को कि आप ग्राम स्वराज्य अप्लाई करें अपने विलेज के अंदर, तो लोगों ने कहा कि ठीक है जो आप कह रहे हो तो हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, हम तो लैंडलेस फार्मर्स हैं, हम तो पुअर हैं, हमारे पास तो लैंड भी नहीं जहाँ पर हम कल्टिवेशन कर सकें, फार्मिंग कर सकें। आप हमें लैंड दिलवा दीजिए तो हम अपने आप अपना एक इनकम का सोर्स स्टार्ट कर लेंगे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ यहाँ पर, तो उन्होंने एक श्री रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि ही विल गिव 80 एकर्स ऑफ लैंड टू 80 लैंडलेस विलेजर्स। अगर 80 लैंडलेस विलेजर्स के पास 80 एकर्स ऑफ लैंड जाएगी तो मतलब कि एक फार्मर के पास कम से कम 1 एकड़ ऑफ लैंड तो आ जाएगी। तो उस चीज़ को उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया एज अ भूदान। वो भी कब, श्री रामचंद्र रेड्डी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ विनोबा भावे, जो उनका ग्रामदान और भूदान का मूवमेंट का ये आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस होकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। तो इस चीज़ को, भूमिदान को उन्होंने भूदान कहा गया। एज द आइडिया स्प्रेड, जमींदार्स ऑफर द विलेजेस ऑन बाय देम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस। अब जैसे जैसे आइडिया स्प्रेड होने लग गया तो ज़मींदार जो थे वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए इस आइडिया से। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास विलेजेस थे वो भी उन्होंने एज अ दान डोनेट किया। ठीक है, तो जब कोई विलेज ज़मींदार डोनेट करते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये विलेजेस भी डोनेट कर देंगे। तो इस चीज़ को क्या कहा गया उस टाइम पे, ग्रामदान। एंड दिस मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि इस मूवमेंट में कोई भी किसी की डेथ नहीं हुई थी, कोई भी किसी का भी खून नहीं बहा था। ठीक है, तो MCQs में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच मूवमेंट वाज नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो आपको पता है भूदान, ग्रामदान। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब
देखो, एग्रीकल्चर हैज़ बिन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ बिन शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951। ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर बेसिकली हमारी कंट्री की एक बैकबोन है, बिकॉज बहुत सारी हमारी कंट्री के जो फार्मर्स है, जो पीपल है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। बट अगर हम जीडीपी देखते हैं तो हमारी जो इसमें हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो हो रहा है इस चीज़ के लेकर, ये बहुत टेंशन वाली बात है। ठीक है, इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, विच मेक्स मोर देन द हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सर्वाइवल। अगर हम डाटा को देखें तो 52% जो हमारी कंट्री के पीपल है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, अबाउट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, for their income sources or for their survival. The declining share of agriculture in GDP is a matter of serious concern. Obviously it is matter of serious concern क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं बट पैसा उसमें कुछ ज़्यादा है मिल नहीं रहा हमें। ठीक है, द स्टेप टेकन, अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव दिस कंडीशन। फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, okay, agriculture university, veterinary services, animal and breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology, weather forecast, etc. were given priority for improving Indian agriculture. अगर आप इन सब चीज़ों को एक एक करके देखें, जैसे ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर नई नई रिसर्च की जाती है कि कैसे फार्मर्स की क्रॉप की कल्टीवेशन को हम इंक्रीज़ कर सकें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मीटियोरोलॉजी, इसमें हम फर्दर कि कैसा टेम्परेचर, कैसी ह्यूमिडिटी, कैसी बारिश होने वाली है उसका हमें एडवांस में पता चल जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग मिल जाएगी, तो इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेल्फ। ऐसा भी कहा जाता था कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के अलावा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर सही से स्टेबल्ड या सेटल्ड वेल सिस्टम हो, इरिगेशन सिस्टम हो, इरिगेशन फैसिलिटी सही से प्रोवाइडेड हो सबको। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था। अब अगर हम टेबल देखें, आपकी जो आपकी बुक में 4.1 है, तो उसमें अगर आप देखो ग्रोथ एग्रीकल्चर 10th ईयर में 2002-2007 में 1.7 सॉरी, 11th 5 ईयर प्लान में देखो 3.2, और फिर अगर 2012 और 17 में देखें तो ये है 4.0, 4.2। तो इंक्रीज़ तो हो रहा है, ऐसे नहीं कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बट एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर सर्विसेज, जैसे हम इंडस्ट्रीज़ में देखें या फिर दूसरे सर्विसेज में देखें तो उनकी इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर कम लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, पर जहाँ पर हमारी कंट्री की हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वहाँ पर बिल्कुल भी हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, डिक्लाइन हो रहा है GDP। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि हमें फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि कंट्री में इस जो डिक्लाइनिंग GDP कंडीशन जो शो हो रही है एग्रीकल्चर वो ना हो। ओके, तो चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। अब कौन कौन से चैलेंजेस है जो इंडियन फार्मर फेस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। ऑब्वियसली अब क्या होता है कि हमारी कंट्री में इंडियन फार्मर्स को इतना गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्री में क्या होता है कि है ना, वहाँ पर वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ है, फार्मर्स को वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर उनको सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लो प्राइस में भी बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में यहाँ पर कोई क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, अज्यूम करो 80 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ उसका टोटल प्राइस है, जिसमें से 80 में से उसको सिर्फ 20 रुपीज़ गवर्नमेंट से प्रोवाइड किए गए और बाकी 60 रुपीज़ उसने अपने खुद के लगाए। तो वो चाह कर भी है ना, ये इंडियन फार्मर अपना क्रॉप 60 रुपीज़ से कम में नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ पैसा। बट अगर हम दूसरी कंट्री में देखें, वहाँ की गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 40 रुपीज़, और 40 रुपीज़ वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको आराम से 50 रुपीज़ में बेच सकते हैं क्योंकि उनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई, तो 10 रुपये का भी उनको आराम से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं दे आर फेसिंग वेरी वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स होने के बाद भी वो सस्ते में नहीं बेच सकते उनको, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है। Government is going ahead with the reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation power, rural roads, market and mechanization. ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर,
बहुत ज़्यादा कम है, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन में भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट कि हम इरिगेशन फैसिलिटी या फिर रूरल रोड्स मार्केट में या फिर मैकेनाइजेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। पर तो इसलिए भी हमारे जो फार्मर्स है काफ़ी फेस करते हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है, और जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ हो जाती है, अभी जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था। मोर ओवर रिडक्शन इज इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब इसका मतलब समझो, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मतलब कि जो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से जो फार्मर्स हैं हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स बेचते हैं और जो उन पे टैक्सेस लगते हैं वो कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, रिडक्शन कर दिए हैं, तो फिर उनको आराम से बहुत फ़ायदा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अवर इंडियन फार्मर्स। उनको जब दूसरी कंट्री से हमें क्रॉप सस्ते में मिल रहे हैं तो हमारी कंट्री के क्रॉप्स कोई ख़रीदता नहीं है, हमें भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस में हम चल जाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए ज़्यादा। ठीक है, फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। जो फार्मर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, और जिसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट की और ये डाउनफॉल में जा रही है एग्रीकल्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, की जो ग्लोबलाइजेशन है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है, जब कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन हो रही थी तब से ये ग्लोबलाइजेशन है। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अभी भी आज भी हम इंडिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोराइज्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फेमस फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास हमारी इंडिया के गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। द चैम्पियन मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। जो चैम्पियन मूवमेंट था वो जो बिहार के अंदर 1917 में स्टार्ट हुआ था, इससे भी इंडिया की ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। Under globalization, particularly after 1990, the farmer in India have been exposed to new challenges. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिला, तो इसलिए भी ये ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा जैसे नेगेटिव भी गया इंडिया फार्मर्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक पॉइंट है आपका चैम्पियन मूवमेंट विच स्टार्टेड इन बिहार इन 1970 इन बिहार। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेसिकली